Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन न्यूली अपडेटेड. देखिए अभी तक आपने देखा कई प्लेसेस पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो ओल्ड वाला चल रहा है. अब सीबीएसई की तरफ से हम देखें तो उनकी जो बुक है उसमें भी जो डिलीटेड सिलेबस है वो क्वेश्चंस रिमूव नहीं किए गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो वो सारे क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है. कौन से क्वेश्चन डिलीटेड है, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, वो सारे चीजें आपको न्यूली अपडेटेड इस चैनल में मिलने वाली है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 इसी का ही, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज. देखो सबसे पहली चीज, आपको इस चैनल पे सारी चीजें वेल एक्सप्लेन मिलने वाली हैं. क्लास 9 to 12 सारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, पीवाईक्यूज, जितनी भी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी. तो बस एक ही काम करना है आपको, जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. हाँ, इस चैप्टर के वेटेज की बात करूँ तो ये चैप्टर 5 to 6 मार्क्स बोर्ड में पूछा जाता है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में. और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि कौन से क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये सैंपल का क्वेश्चन है. देखिए आपको पता है सैंपल क्वेश्चन जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उसे हम सैंपल क्वेश्चन बोलते हैं. तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस. देखो जब भी ऐसा हो कि पहली इक्वेशन मेरी बिल्कुल परफेक्ट है और दूसरी फ्रैक्शन में, तो पहले तो एक काम कर लो आप, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप या तो रिमूव कर दो पहली चीज, या फिर आप डायरेक्टली रेशियो लेने जाते हो वैसे भी जा सकते हो. तो पहले आप इसका फ्रैक्शन रिमूव कर दो. इस इक्वेशन को तो आप वैसे लिख दो 5x - 15y = 8. इसको एलसीएम ले लेंगे हम, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे एक तरह से, 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15x - 45y = 24, राइट, क्योंकि 5 इधर चला गया. समझ आ रही है बात. अब होगा कैसे, अब मैं रेशियो निकालता हूं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2. देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, पहले ही जो वैल्यूज आ रही थी और अभी जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें रात दिन का फर्क आ गया. लेकिन ये आने का रीजन है, यहां वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में नहीं रह सकती. समझ गए बात को. आप इस फ्रैक्शन को रिमूव करें तभी आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि कैसे वैल्यूज ट्रांसफर हो रही हैं. वैसे आप फ्रैक्शन में रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करें कि फ्रैक्शन में ना रखें, वरना दिक्कत अब में होती है कि कैसे सर वैल्यूज को ट्रांसपोज करना है. ओके, अब देखो यहाँ कैंसिल आउट किया मैंने, 1/3 बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 15 45 3 टाइम्स, और ये 1/3. तीनों रेशियोज जब भी इक्वल होते हैं देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट सैंपल क्वेश्चन जो है. ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको बस सिंपल सी चीजें देखेंगे, कंक्लूजन्स देखेंगे और क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे. पूरा सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको हमारे चैनल पे पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल भी जाएंगे आपको, राइट. अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. जब भी 2 डिजिट नंबर की बात होती है तो ये होता है 1s प्लेस, ये होता है 10s प्लेस. मान लो 10s प्लेस x है और 1s प्लेस y है, राइट. अब सम ऑफ द डिजिट इज 9, x + y = 9. देखो आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से देखो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है. तो सर यहां पे तो सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 2 + 5 7, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. एलिमिनेट कर रहे हैं अपन ऑप्शंस को. ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सम 9 आ रहा है, सम 9 आ रहा है. अब ये 3 नंबर में से एक ऑप्शन है हमारा, मतलब एक ऑप्शन तो हमने डायरेक्टली रॉन्ग कर दिया. आगे देखते हैं, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर. देखो जब आप जो नंबर आपने अज्यूम किया ये वाला, इसमें आप 27 ऐड कर रहे हो, देन द डिजिट्स रिवर्स्ड. देखो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शंस है, मतलब जो नंबर हमारा स्टार्टिंग में था उसमें मैं अगर 27 ऐड कर दूं तो नंबर उल्टा हो जाता है. तो एक काम करते हैं, इनमें से अब टेस्टिंग करते हैं. जैसे आपने नंबर उठाया 72 में आपने 27 ऐड किया,
ऐड किया तो ये बन गया 9 और ये 9, 99 हो गया सर। नंबर क्या पहले नंबर जो मेरा था 72, क्या नंबर उसका रिवर्स हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं 30। देखो छोटे नंबर में ट्राई करो, क्योंकि छोटे नंबर में आप कुछ ऐड कर रहे हो ना, तो छोटे से बड़ा नंबर बनेगा रिवर्स होते, ऐसा समझ गए? तो एक काम करो, छोटे नंबर में ट्राई करो। वैसे भी आप छोटे नंबर से स्टार्ट करना ऐसे क्वेश्चन को। 36 पे ट्रायल लेते हैं एक बार। आपने 27 प्लस 36 ऐड किया 13, ये आपका नंबर था 36, ठीक है। 13 कैरी 1 63, 36 का 63 बन गया, ऑप्शन इज डी। अगर आप 63 में ऐड करते हो कितना 27, तो देखो ऐसा नहीं होगा 90, गलत, ये ऑप्शन भी गलत है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऐसे ही क्वेश्चंस को डील करना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस को, और मैं चाहता हूं ऐसा एमसीक्यू आना चाहिए ताकि आप लोग बिल्कुल सही करके आएंगे इसे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 3.1। इसकी हम बात करें तो ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब ग्राफिकली लिखा है तो आप ग्राफिकली करोगे, एमसीक्यू सर क्यों करेंगे हम रेशियो निकालेंगे सिंपली। देखो a1 अपॉन a2, यहां से a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। देखो इसको कैंसिल आउट करो, ये बन गया 3/1, इसको किया 3/1, इसको नॉट इक्वल टू आ गया ये। तो ऐसा कब होता है? पैरेलल लाइंस में होता है या फिर नो सॉल्यूशन में होता है, राइट? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 एंड दिस इक्वेशन हैव, किस टाइप के सॉल्यूशन है? वही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से चेक करेंगे। तो यहां से आया a1 की वैल्यू 1, कुछ नहीं मतलब 1, यहां से माइनस का 3, 1 बाय माइनस 3, यहां से आएगा 2, 2 बाय माइनस 6, ठीक है, और यहां से 5, 5 बाय 1। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बन गया माइनस का 1/3, यहां से कैंसिल आउट किया, कि माइनस में ऊपर लिख सकता हूं। जब भी एक माइनस हो, दो माइनस हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और सिंगल माइनस हो चाहे ऊपर या नीचे, उसको माइनस को ऊपर लिखते हैं। तो दिस इज माइनस 1/3 और दिस इज 5/1। ये तो इक्वल टू है ही नहीं, बट ये इक्वल टू है। तो देयर इज पैरेलल लाइन की कंडीशन बन गई इनकंसिस्टेंट, इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, ये तीनों सेम है। और जब सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्लियर है बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होती लाइंस तो देखो इनकंसिस्टेंट पैरेलल होता है, कंसिस्टेंट में क्या होता है? इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो देखो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस, ऑप्शन सी। समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की बात करें तो यहां बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7। देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसे याद रखना। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू a और दूसरी दे रखी है y इक्वल्स टू b, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू है x और दूसरा वेरिएबल है y, तो कंफर्म है ये इंटरसेक्ट करेंगी। कहां इंटरसेक्ट करेंगी? a और b पे। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां होगा? ये बोल रहा है कि x की वैल्यू a है, ये लो x एक्सिस पे a है और y एक्सिस पे b है। अब b नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। यहां से एक लाइन जाएगी यहां से, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा a, b, मींस x, y जो वैल्यू होगी वही मेरा इंटरसेक्शन है। बट जो यहां क्वेश्चन है, जब भी ऐसा हो कि दो इक्वेशन मुझे दो दे रखी हैं, या तो दोनों x x की फॉर्म में है या y y की फॉर्म में है, तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन सुन लो। ये मेरे पास ग्राफ बना दी मैंने, एक्स एक्स बना दी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या बोल रहा है कि आप एक्स वाई की वैल्यू 0 है, y 0 यहां पे आता है, तो एक लाइन इसकी देखो y इक्वल्स टू 0, जो वेरिएबल मिसिंग होगा लाइन उस एक्सिस के पैरेलल होगी। ध्यान रखना, जैसे यहां पे y इक्वल्स टू 0 में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x। y इक्वल्स टू -7 में कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x। जो वेरिएबल मिसिंग है लाइन उस एक्सिस के पैरेलल होगी, तो y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगा। दूसरी वैल्यू क्या है मेरी? y इक्वल्स टू -7 है,
तो ये -7 से पास होगी। कहां से पास होगी? -7 से। और कौन से एक्सिस के पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स वेरिएबल मिसिंग है। ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। इसमें जैसे मैंने x इक्वल टू ए लिया, तो यहां पे y वेरिएबल मिसिंग था, तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गई थी। यही रीजन था, ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई थी। बात समझ आएगी नहीं आई? क्लियर? अब इधर देखते हैं अपन। यहां जैसे मैंने देखा, ये नोट किया मैंने, तो ये तो होगी y इक्वल टू -7 की लाइन, ये होगी y इक्वल टू 0 की लाइन। तो इसमें कोई इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। और वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू a और y इक्वल टू b, ये पैरेलल होंगी, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b। अब a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये भी पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल होगी। लेकिन ऐसा हो जिसमें एक इक्वेशन में x आ रहा है और दूसरे में y, तो वो इंटरसेक्ट करेंगे कहां पे? x की वैल्यू और y की वैल्यू के पॉइंट पे। व्हाट द पॉइंट? तो ये क्या होगा? ये होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। हाँ, इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो हमारे इस चैनल पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम ये सारी चीजें डाल देंगे, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, वैसे क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी आपको बोल रहा था। द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट एट ए बी। देखो, x की वैल्यू क्या है? a, y की वैल्यू क्या है? b। तो जब मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा, x इक्वल्स टू एक x एक्सिस पे, x इक्वल्स टू ए x एक्सिस पे, सॉरी, x इक्वल्स टू ए x एक्सिस पे कहां से पास करेगा? a। मान ले तो यहां पे a, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? y, तो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। y इक्वल्स टू b कहां से पास होगा? y एक्सिस पे b पॉइंट से। कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? x, तो x एक्सिस के पैरेलल हो गया। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? a, b, ये 0 है। क्लियर है बात? तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां होगा? a, b। पहले x का वेरिएबल, देन y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू। क्लियर है? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की बात करूं तो ये बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की क्या वैल्यू रखूं सो दैट द लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंस नहीं मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी। अब मुझे बताओ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल। अब यहां से वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू क्या है? सर a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू क्या है? 6, a2 -1, b2 -k, राइट। और यहां पे आप वैल्यू रखते टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, इस इक्वेशन में मेरा कांस्टेंट लेफ्ट में है, इस इक्वेशन में मेरा कांस्टेंट राइट में है, तो गड़बड़ नहीं करनी है। या तो इस कांस्टेंट को इसमें यहां लाओ। देखो ऐसे, ये इक्वेशन मेरी है 3x - y। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसका कांस्टेंट अगर लेफ्ट में है, इसका x लेफ्ट में, y लेफ्ट में, कांस्टेंट लेफ्ट में, तो इसकी भी ये सारी वैल्यू लेफ्ट में होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू उधर नहीं होगी फिर। तो इसको भी आप ऐसे लिखो, रीअरेंज करके, रीअरेंज होंगी चीजें, वरना आप बोलोगे सर इनफाइनाइट मैनी तो बन ही नहीं रहा है। बात समझ आई कि नहीं? तो एक काम करोगे आप, इसको क्या लिखोगे? अब लिखोगे 8/16। अब आप जैसे कंपैरिजन चाहो वैसे कर लो, माइनस माइनस प्लस कर दो, या तो स्टार्टिंग के 2 रेशियो कंपेयर करो या लास्ट के 2 कर लो, बट के वाला रेशियो जरूर कंपेयर होगा। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया 3/6 इक्वल्स टू 1/k। तो आप चाहो तो यहाँ कैंसिल आउट करके भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल्स टू 2। k की वैल्यू क्या आ रही है? 2। आप लोग -2 ले आते कब? अगर आप 8/-16 लिख लेते इसके हिसाब से। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और ये सारी चीजें आपको कहां एक्सप्लेन होगी? मैथ नर्ड चैनल पे। बात समझ आई? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 की बात मैं करूं तो यहां पे फिर से मेरे पास वही, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है। और व्हाट वैल्यू ऑफ k लाइंस आर पैरेलल। देखो, पैरेलल हो कंडीशन कुछ भी हो, जब सारी चीजें इधर हैं सेकंड इक्वेशन में, तो इसमें भी इधर कर दो। पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, 3x + 2ky - 2 = 0, और इसको लिख दूं 2x + 5y + 1 = 0। लाइंस पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या होगी? a1/a2 = b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और देख लो यहाँ C1/C2 इक्वल भी नहीं है वैसे मेरा, ठीक है, तो इसको लेना ही नहीं है। A1/A2 तो 3/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2k/5। इन दोनों को एक कंपेयर कर लूँ मैं, समझ में आई बात, इन दोनों को कंपेयर कर लूँ तो उससे क्या होगा, 3/2 इक्वल टू 2k/5। इसको साइड में ले जाके सॉल्व करते हैं, रुको यहाँ ले जाओ इसको। अब सॉल्व करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 2 4k 15k 15/4। समझ में आया अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चेक करो कहाँ है 15/4, क्लियर ऑप्शन सर। बात समझ आ रही है, क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखो इसमें कांस्टेंट राइट में, इसका भी कांस्टेंट राइट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई इशू नहीं है इस बार, राइट। A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों रेशियो इक्वल है इसमें। A1/A2 क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है सर। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मेनली बहुत मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों, अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे बेसिक स्टैंडर्ड मिक्स हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये C और ये 6 इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ पे -1 है या -2 है, और वेरिएबल मत लिखा करो साथ में, यहाँ पे 2 और ये 3। देखो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो यहाँ से कुछ कंडीशन मुझे कंक्लूड हो रही है। जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखो यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक चीज पता चली, सर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलता है तीनों रेशियो इक्वल होने चाहिए, बट सर ये 2/3 इस 1/2 के इक्वल ही नहीं है, तो मैं C की कोई ऐसी वैल्यू ले सकता हूं कि जिससे तीनों रेशियो इक्वल हो जाएं? पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि C की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं तो फिर ये अगर मैं यहां से इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी। सो दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू, कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है जहां पे ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सोच समझ के आंसर देने होते हैं। आप लोग जल्दबाजी में स्टार्टिंग के 2 रेशियो कंपेयर करते हैं, आप बोलोगे सर 2C = 6 C = 3 और आपको ऐसा आंसर मिलेगा। अगर आप ये लास्ट के 2 रेशियो कंपेयर करोगे तो 3C = 12 तो C = 12/3 हो जाएगा, दैट इज 4। फिर आप बोलोगे नो वैल्यू, और ऐसा तो ऐसा करना ही नहीं है, हमें सोच समझ के आंसर देना है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 की बात करें, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट सॉल्यूशन जब भी होते हैं, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस, डिपेंडेंट मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन डिपेंडेंट होगी, मतलब जो सॉल्यूशन उसका है वो सॉल्यूशन उसका होगा। मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन जो है इसके साथ इनफाइनाइट मेनी की कंडीशन बना रही है। लेकिन ये चीज ध्यान से समझ लेना, यहां पे मैं इन इक्वेशंस को देखूं तो इन इक्वेशंस में एक ही ऐसी इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट उधर है, तो पहले इन दोनों की टेस्टिंग कर लेता हूं मैं, इसकी और इसकी। पहले इन दोनों की टेस्टिंग कर लेता हूं। कैसे? A1/A2 B1/B2 C1/C2 से चेक करते रेशियो इक्वल आता है क्या। यहां से -5 है और ये है 10, यहां से ये 7 और ये माइनस का 14, यहां से 2 और ये -4। मैं बाकी को इसलिए चेक नहीं कर रहा था, अगर मान लो ये केस फेल हो जाता है D और ये वाला, ठीक है, D के साथ, ये D के साथ ऑपरेशन अगर ये फेल हो जाता है तो पहले मैं कांस्टेंट को उधर ले जाऊंगा, क्योंकि बाकी तीनों इक्वेशन में कांस्टेंट लेफ्ट में है, फिर मैं टेस्टिंग करूंगा उस पर, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, अगर यहां ये सेटिस्फाई कर जाता है तो टेस्टिंग क्या जरूरत है। अब बात करते हैं इसके, देखो 1/2 और माइनस ऊपर लिखते हैं हमेशा, ये बन जाएगा 1/2 माइनस ऊपर लिखते हैं हमेशा, और ये बन जाएगा 1/2 माइनस लिखते हैं ऊपर हमेशा। तो तीनों रेशियो इक्वल हो गए, तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन डी में बन रहा है। आप और किसी में ट्राई कर लेना, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। ये टेस्टिंग करके आप देखना, ठीक है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में देखें, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज यूनिक सॉल्यूशन x = 2 एंड y = -3।
देखो पहला तरीका तो ये है कि आपके पास जो दो इक्वेशन दे रखी है, ये ए में दो इक्वेशन है, ए की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ऑप्शन ए की दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और चेक करो कि आपको एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3 मिल रही है। ऑप्शन ए से मिल रही है, बी से मिल रही है, सी से मिल रही है, डी से मिल रही है। मतलब आपको सॉल्व करना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनकी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। दूसरा, अगर किसी इक्वेशन में सॉल्यूशन 2 और -3 है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पुट करके चेक करता हूं। लेट सपोज देखो ऑप्शन ए मैंने चेक किया, मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा और y की वैल्यू -3 पुट करूंगा, राइट। यही काम मैं हर इक्वेशन में करूंगा, लेकिन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो जैसे मैंने रखा है यहाँ पे 2 - 3 -1 होता है, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गई सर। दूसरी इक्वेशन देखो 2 2 जा 4 और -3 इंटू -3 प्लस का 9 13, तो ये -5, ये नॉट पॉसिबल हो गया। ऑप्शन बी पे मैं जैसे जाऊंगा, ऑप्शन बी पे देखो 2 2 जा 4 5 3 जा 15 माइनस का 11 आया। देखो 2 2 जा 4 -15 दैट इज -11। पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है सॉल्यूशन। दूसरी इक्वेशन देखो 2 2 4 जा 8 4 2 जा 8 हो गया और 10 3 जा 30 -30 दैट इज -22, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है। तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन यही रहेगा। आप इसको एलिमिनेट करके एक्स और वाई निकालोगे, वो टाइम लेगा बहुत। वैल्यू पुट करके क्यों ना चेक किया जाए, राइट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये बोल रहा है x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। मतलब आप x की जो वैल्यू मिलेगी मुझे उसको मैं a बोलूंगा और y की जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं b बोलूंगा। इसमें क्या दिक्कत है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अरे इतनी आसान इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 x प्लस वाई इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, y रिमूव हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3। अगर x की वैल्यू 3 है, 3 मैंने अगर यहां पुट किया तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू कितना हो गया 1। बात समझ आ गई। तो 3 x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई 1। x इज a, y इज b। पहली वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू y की है, तो 3, 1 इज द सॉल्यूशन। और दोनों में सेटिस्फाई भी कर रहा है वो। बात समझ आ गई। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 के भी इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे। देखो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है मैं बोलता हूँ इक्वेशन मत बनाओ, आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। अरुणा हैज 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। देखो आपके पास 1 रुपए की कॉइन है और 2 रुपए की कॉइन है, 1 रुपीज वाली और 2 रुपीज वाली, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 50। मान लो इसके पास x की कॉइन है, सॉरी 1 रुपीज की कॉइन है x और ये कॉइन्स है y। कॉइन्स बोल रहा हूं, ये कॉइन्स, और टोटल कितनी है इसकी कॉइन्स 50, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। लास्ट में ये बोल रहा है, ये अपने को कॉइन्स दे रखी है यहाँ पे, चेक करो कौन सी कॉइन्स का सम 50 आ रहा है, वो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और जहां सम नहीं आ रहा है 50, वो नहीं होगा। मैंने ऐड किया 35 और 20 55, ये तो 55 कॉइन होगी सर, गलत। 25 प्लस 25 हो सकता है, ये ऑप्शन ये हो सकता है, अभी डाउटफुल है। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये भी 50 बन रहा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी को मैंने ऐड किया, ये भी 50 बन रहा है। मतलब अभी तक 3 ऑप्शन तो मेरे हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। अब बात आ रही है द अमाउंट ऑफ मनी इज 75 रुपीज। टोटल मनी कितनी है 75 रुपीज है। अभी बात तो मनी आप कैसे, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 10 के 2 नोट दे रहा हूं और 20 के 3 नोट दे रहा हूं, तो आप 10 के 2 नोट मतलब कि 10 इंटू 2 20 रुपीज और 20 के 3 नोट मतलब 20 इंटू 3 60 रुपीज, तो टोटल 80 रुपीज हो गए। ऐसे हम नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई विथ मनी करेंसी इज टोटल मनी हो जाएगी। तो यहां पे मेरे पास देखो मैं एक कॉन्सेप्ट लगाता हूं, ये मेरे पास पहली वाली जो कॉइन है ये 1 रुपए की है। अगर 35 इंटू 1 करता हूं, 35 इंटू 1, देखो ऑप्शन ए के लिए 35 इंटू 1, 35 मल्टीप्लाई विथ 1,
तो 35 रुपये तो मेरे 35 रुपीज़ तो मेरे हो गए 1 रुपीज़ वाले। अब 15 इंटू 2 कर देता हूँ, प्लस 15 इंटू 2, तो 30 रुपीज़ ये हो गए। जब मैं टोटल मनी ऐड करता हूँ तो ये हो गया 65 रुपीज़। कितना हो गया? 65। तो टोटल मनी तो मेरी 75 है सर, तो गलत हो गया, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पे मैंने टेस्टिंग करी, बी पे मैंने टेस्टिंग करी, बी तो है ही नहीं सर। एक काम करते हैं, डी पे टेस्टिंग करते हैं। डी पे अगर मैं टेस्टिंग करूं, डायरेक्ट डी पे जा रहा हूं मैं, ठीक है। 25 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 2, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 50, टोटल कितना हो गया? 75। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, आप चेक कर लेना खुद से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई? क्योंकि मुझे टोटल मनी जो है वो 75 रुपीज मिल रही है। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है फादर एज इज 6 टाइम्स सन एज। देखो इसको भी मैं ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, लास्ट में देखो प्रेजेंट एज ऑफ इन ईयर्स ऑफ सन एंड फादर। देखो ये बोल रहा है सन एंड फादर, मतलब सन और फादर की एज आपको यहां दे रखी है। यहां पे आपको जो एज गिवन है वो आपको दे रखा है सन और फादर की एज दे रखी है, राइट। मतलब इनमें से पहली एज सन की और दूसरी फादर की है। अब देखते हैं आगे ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन देखते हैं। फादर एज इज 6 टाइम्स सन एज। फादर एज इज मीन्स इक्वल टू, देखो वर्ड प्रॉब्लम हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से सिखाई गई है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। तो फादर एज, एज मीन्स इज मीन्स इक्वल टू होता है 6 टाइम्स सन एज। एक काम करो, इनमें से वैल्यू पुट करके देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं ऑप्शन ए पे टेस्टिंग करूं, ठीक है, तो फादर एज कितनी है? 24, और 6 4 जा 24 होता है। हाँ तो ये ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं अभी। यहां मैंने देखा ऑप्शन बी, फादर एज कितनी है? 30, 6 इंटू 5 30, ये भी हो सकता है, हो सकता है। यहां मैंने देखा ऑप्शन सी, फादर एज 36, 6 इंटू 6 36, ये भी हो सकता है। जैसे मैंने ऑप्शन डी देखा, ऑप्शन डी पे मैंने टेस्टिंग करी, ये फर्स्ट टेस्टिंग है, 2 टेस्टिंग होती है। यहां मैंने लिखा 24, 6 इंटू 3 18, ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्वल नहीं होता। ये इक्वल होता है, बट ये इक्वल नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन तो मेरा हो गया गलत, इसको तो आप रॉन्ग कर चुके हो, राइट। अब दूसरी टेस्टिंग देखते हैं, दूसरी इक्वेशन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट इज व्हाट, 4 इयर्स हेंस, मतलब आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद सन जो है, सन एज 4 प्लस हो जाएगी, और फादर एज वो भी क्या होगी? 4 प्लस हो जाएगी। तो आगे अब लैंग्वेज को बढ़ते हैं। आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ फादर, तो 4 साल बाद फादर एज आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है, विल बी, एज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल टू, तो लिख दो बीच में इक्वल टू 4 टाइम्स सन एज। 4 टाइम्स सन एज कौन सी? आफ्टर 4 इयर्स, क्योंकि अब जो मेरा स्टेटमेंट ये चल रहा है ये आफ्टर 4 इयर्स का चल रहा है, तो फादर की 4 साल एज बढ़ रही है, तो क्या बेटे की एज कांस्टेंट रहेगी क्या? नहीं, वो भी 4 इयर्स बढ़ेगी आफ्टर 4 इयर्स। अब आप एक काम करो, जो आपको यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं उनमें +4 रख करके यहाँ पुट करते जाओ। जो वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है उसमें +4 करके पुट करना। तो फादर की एज कितनी दे रखी है? 24, तो 24 + 4 लिख के पुट करो, ये ऑप्शन ए के लिए टेस्टिंग होगी। इक्वल टू होना चाहिए 4 इंटू 4, 4 टाइम्स ऑफ, सॉरी 4 इंटू 4 + 4, क्योंकि 4 साल बच्चे की भी तो एज बढ़ेगी, सन की भी तो एज बढ़ेगी, तो 28, 8 4 जा 32, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत सर, क्योंकि हो गया क्या, देखो फादर की एज थी 24 + 4 4 साल बाद, और ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ बेटे की एज में 4 साल आपने ऐड कर दिया, तो 4 + 4 8, 8 4 जा 32, तो गलत हो गया। ऑप्शन बी पे मैंने टेस्टिंग करी तो ये तो गलत हो गया, ये गलत। ऑप्शन बी पे मैंने टेस्टिंग करी, फादर है कितना 30 + 4 34 हो गया, या 4 इंटू
5 + 4, 9 4 जा 36, 34, गलत। ऑप्शन बी भी हो गया गलत। तो यही ऑप्शन मेरा सही है, बट इसको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहां मैंने लिखा 36 + 4 = 4 इंटू, ये उनके लिए फायदेमंद चीज है जिनको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। 6 + 4, देखो 6 + 4 होता है 10, 10 4 जा 40, 36 + 4 40। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं बात समझ आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे क्लास 9 to 12। और ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको मैथ्स में एक्सपर्ट बना देंगे, बिकॉज हमारी एक ही टैगलाइन है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। जिस दिन आपको मैथ्स में फियर नहीं होगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली एक ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।